नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के राजस्थान के भौतिक विभाजन के पार्ट 3 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उस पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चले प्रारंभ करते हैं राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों, राजस्थान के भौतिक विभाजन से पूर्व अपन ने पूर्वी मैदानी प्रदेश से पूर्व अपन ने राजस्थान के दो भौतिक विभाजन पढ़े, जिसके अंतर्गत पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश। इससे पूर्व अपन ने वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखा। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार राजस्थान के चार भौतिक विभाजन, जिनमें से दो का जन्म तैतीस सागर से व दो का जन्म गोंडवाना लैंड से माना जाता। तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पूर्वी मैदानी प्रदेश का जन्म भी तैतीस सागर से माना जाता। राजस्थान के भौतिक विभाजन में पहला भौतिक विभाजन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदानी प्रदेश, इन दोनों का जन्म अवलिक प्रादुर्भाव तैतीस सागर से माना जाता है। व अरावली पर्वतीय प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जन्म गोंडवाना लैंड से माना जाता। तो आज अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत इसका विस्तार को अध्ययन करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश तैतीस सागर से अवशोषित है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसके अंतर्गत राजस्थान का अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व उदयपुर का भाग शामिल है। ध्यान रहे, पूर्वी मैदानी प्रदेश वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार इसका जन्म तैतीस सागर से माना जाता है तथा इस मैदानी प्रदेश को राजस्थान के सबसे उपजाऊ श्रेणी के मैदानों के अंतर्गत माना गया। पूर्वी मैदानी प्रदेश जिनसे राजस्थान की प्रमुख नदियां, उन नदियों का उद्गम इसी पूर्वी मैदानी प्रदेश से माना जाता है, जिसके अंतर्गत चंबल, बनास, माही, चंबल, बनास व माही नदियों का जो प्रवाहित क्षेत्र है, वह प्रवाहित क्षेत्र यही पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इन उपजाऊ नदियों के प्रवाहित क्षेत्र होने की वजह से ये पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के सबसे उपजाऊ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रहे, पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली पर्वतमाला, जिसकी उत्तरतम सीमा अरावली पर्वतमाला से प्रारंभ होती है, यहाँ से जो नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों के प्रवाहित क्षेत्र के अंतर्गत ही पूर्वी मैदानी प्रदेश देखने को मिलता। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत संपूर्ण राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, 23% क्षेत्रफल पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। बात करें यहाँ की जनसंख्या की, %23 भूभाग के अंतर्गत 39% जनसंख्या निवास करती। ध्यान रहे, अगर प्रश्न पूछा जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन, तो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ध्यान रहे, वहां 61.11% भूभाग था। अगर प्रश्न पूछे राजस्थान के किस भौतिक विभाजन में सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव पाया जाता है, तो जमाव भी 40% जनसंख्या के जमाव के साथ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। 61.11% भूभाग पश्चिम मरुस्थल में और 40% जनसंख्या निवास करती थी। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत 23% भूभाग के अंतर्गत 39% जनसंख्या निवास करती है। अगर प्रश्न पूछा जाए राजस्थान के किस भौतिक विभाजन से जनसंख्या का दबाव सर्वाधिक पाया जाता है, या तो इसका आंसर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ध्यान रहे, क्योंकि 23% भूभाग के अंतर्गत 39% जनसंख्या निवास करती है। कारण कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः राजस्थान की प्रमुख जो नदियां हैं,
जिसके अंतर्गत चंबल, बनास, माही नदियां प्रवाहित होती हैं और प्रवाहित होने की वजह से ये संपूर्ण क्षेत्र उपजाऊ श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस वजह से यहाँ जनसंख्या का दबाव सर्वाधिक पाया जाता है। तो 23% भूभाग 39% जनसंख्या के साथ राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या का दबाव इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। बात की जाए पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत बारिश का अनुपात, तो इसके अंतर्गत 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच बारिश देखने को मिलती है। 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत देखी जाती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है और वर्षा के बाद के अंतर्गत यहाँ जो रबी की फसल ली जाती है, उस रबी की फसल के लिए यहाँ मुख्यतः कृत्रिम सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की गई। कृत्रिम सिंचाई के साधन, और कृत्रिम सिंचाई के साधन के अंतर्गत कुओं से इत्यादि, कुओं, नलकूप व तालाब से सिंचाई की जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत बारिश का अनुपात 50 से 80 सेंटीमीटर। रबी की फसल के अंतर्गत कृत्रिम सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई कुओं से होती है, कुओं के साथ नलकूप भी है, तथा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत तालाब से सिंचाई होती है। प्रश्न पूछा गया राजस्थान में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है, तो राजस्थान का भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो 23% भूभाग, 39% जनसंख्या के साथ 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर बारिश इस भूभाग के अंतर्गत होती है। रबी की फसल के दौरान यहाँ सिंचाई के कृत्रिम साधनों की व्यवस्था की गई, जिसमें सर्वाधिक सिंचाई कुओं से होती है। कुओं के अतिरिक्त नलकूप व तालाब भी होते हैं। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के जयपुर जिले में, और तालाब के देखा जाए तो राजस्थान के भीलवाड़ा अंचल में सर्वाधिक तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती है। फसल की देखा जाए तो इस भूभाग के अंतर्गत मुख्यतः उपजाऊ क्षेत्र है, और उपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से यहाँ गेहूं, जौ, चना, तारामीरा, जीरा इत्यादि फसलें इस भूभाग के अंतर्गत बोई जाती है। तो अपन पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार इसका जन्म 33 सागर से माना जाता है। इसके अंतर्गत राजस्थान का अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व राजस्थान का भीलवाड़ा जिला भी इसके अंतर्गत शामिल है। इस भूभाग राजस्थान के सबसे उपजाऊ श्रेणी के भूभाग के अंतर्गत राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है, जिसके 23% जनसंख्या और 23% क्षेत्रफल और 39% जनसंख्या इस भूभाग के अंतर्गत निवास करती है। बारिश का अनुपात 50 से 80 सेंटीमीटर, और ये मुख्यतः विशेषता इसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट के अंतर्गत जिस प्रकार अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व अरावली पर्वतीय प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटा था, उसी प्रकार इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी अलग अलग भागों में बांट रखा, जिसके अंतर्गत पहला भाग चंबल बेसिन। पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी सामान्यतः 3 भागों में बांट रखा, जिसमें पहला भाग था चंबल बेसिन। ध्यान रखिएगा, चंबल नदी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला के निकट जानापाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है, और राजस्थान की सबसे प्रमुख नदियों में अपना पहला स्थान रखती है। तो पहला भाग चंबल बेसिन, जिस भूभाग से होकर के नदी बहती है उसको बेसिन की संज्ञा दी गई। जैसे चंबल नदी राजस्थान के जिस भूभाग से होकर बहती है उस संपूर्ण क्षेत्र को बेसिन की संज्ञा दी गई। तो पहला भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश का पहला क्लासिफिकेशन चंबल बेसिन। चंबल बेसिन के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, राजस्थान की चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहने का कार्य करती है। जिस भूभाग से चंबल नदी बहती है वह राजस्थान में पहली बार चित्तौड़गढ़ के निकट 84गढ़ से प्रवेश करती है, और फिर राजस्थान से बहती हुई अंत में जाकर यूपी के पास इटावा, और इटावा के पास मुरादगंज नाम स्थान पर जाकर के यमुना नदी में मिलने का कार्य करती है। अब चंबल नदी इस भूभाग के अंतर्गत बहती है,
तो ये उपजाऊ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बहुत उपजाऊ, यहाँ पर मुख्यतः अच्छी फसलें ली जाती है। चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति हेतु जानी जाती है। उत्खात, जिस भूभाग से होकर चंबल नदी बहती है उस भूभाग के अंतर्गत कई छोटी मोटी कंदराओं का निर्माण कर देती है और वह कंदराएं कृषि के लिए अयोग्य हो जाती है, उसको उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से एक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति हेतु जानी जाती है। उत्खात से तात्पर्य चंबल नदी जिस भूभाग से होकर बहती है वहां की जमीन ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े विभिन्न कंदराएं निर्माण देती हैं, उसको उत्खात स्थलाकृति के नाम से जानी जाती है। इसके अंतर्गत आता बीहड़। सामान्यतः एक होता बीड़ा या बीड़। शेखावटी अंचल, जयपुर इत्यादि के अंतर्गत घास के मैदानों को बीड़ा की संज्ञा दी गई। यहां आ रहा बीहड़। चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति, राजस्थान में सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति करौली को जाना जाता है। बीहड़ से तात्पर्य चंबल नदी जिस भूभाग से होकर बहती है वहां पर गहरी घाटियों का निर्माण कर देती है और लंबे समय तक नदी बहने की वजह से वो जमीन लंबे समय तक गहरी हो जाती है, उसको बीहड़ की संज्ञा दी गई है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर में, और यही बीड़ जिसको सामान्यतः डाकुओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर जिले में, और इन्हीं बीहड़ भूमि के अंतर्गत डाकू लोग निवास करते हैं, जिसके अंदर इसको डांग की संज्ञा भी दी गई। डांग का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों के अंतर्गत देखते हैं। तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का पहला भौतिक विभाजन जिसका नाम है चंबल बेसिन, जिस भूभाग से होकर चंबल नदी बहती है उसको सामान्यतः चंबल बेसिन की संज्ञा दी गई है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला के निकट जानापाव की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की 84 कदम पहली बार प्रवेश करती है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ क्षेत्र की बात की जाए तो जिस भूभाग से होकर चंबल नदी बहती है वो राजस्थान के सर्वाधिक उपजाऊ श्रेणी के अंतर्गत आती है। पहली विशेषता, चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति हेतु जानी जाती है और इसके अंतर्गत सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं, और इन्हीं बीहड़ के अंदर सर्वाधिक डाकुओं की शरण स्थल सर्वाधिक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के पहले भौतिक विभाजन जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था चंबल बेसिन। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो दूसरा विभाजन है नाम है माही बेसिन ऑब्लिक छप्पन बेसिन। सामान्यतः बेसिन से तात्पर्य जिस भूभाग से होकर के नदी बहती है उसे बेसिन की संज्ञा दी गई। तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत दूसरा विभाजन जिसका नाम है माही बेसिन का दूसरा नाम है छप्पन बेसिन। राजस्थान में माही नदी जिस भूभाग से होकर बहती है उस उपजाऊ क्षेत्र को माही बेसिन की संज्ञा दी गई है। ध्यान रहे, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पहाड़ी के निकट एक धार जिला पड़ता है। धार जिले में झील है महंद झील से उद्गम होता है, महंद झील। और पहली बार राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का ग्राम पड़ता खांदू ग्राम से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इस संपूर्ण भूभाग को माही बेसिन की संज्ञा दी गई है। राजस्थान में माही नदी जिस भूभाग से होकर गुजरती है उसको कांठल नाम से जानते हैं या कांठल प्रदेश। माही नदी राजस्थान के जिस भूभाग से होकर गुजरती है उसको कांठल प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस वजह से माही नदी को कांठल की गंगा ऑब्लिक इसे आदिवासियों की गंगा ऑब्लिक इसे वागड़ की गंगा के नाम से भी जानते हैं।
कांठल प्रदेश से तात्पर्य माही नदी का प्रवाहित क्षेत्र कांठल प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस वजह से इसे कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। प्रश्न पूछे, कांठल प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा भूभाग शामिल है? तो कांठल प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का भूभाग इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों, 56 नदी नालों या 56 गांवों के समूह को 56 के मैदान की संज्ञा देगी। ध्यान रहे, एक 56 का मैदान, एक 56 की पहाड़ियां। 56 का मैदान तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य फैले हुए क्षेत्र को 56 के मैदान की संज्ञा देगी। अगर प्रश्न पूछ ले 56 की पहाड़ियां, तो राजस्थान का बाड़मेर जिला और बाड़मेर जिले का कस्बा पड़ता सिवाना। सिवाना कस्बे में जो गोलाकार पहाड़ियां हैं, उन गोलाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियों की संज्ञा दी गई। 56 की पहाड़ियां राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिवाना कस्बे और 56 का मैदान पड़ता है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच। 56 गांवों या 56 नदी नालों के समूह को 56 के मैदान की संज्ञा दी गई। ध्यान रहे, इसके अंतर्गत कांठल प्रदेश या माही बेसिन के अंतर्गत इस भूभाग में सर्वाधिक जो वृक्ष पाया जाता है, उस वृक्ष को कहा जाता है खेर का वृक्ष और इसके साथ ढाक का वृक्ष। माही बेसिन या माही नदी के प्रवेश क्षेत्र के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में वनस्पति पाई जाती है, उस वनस्पति में पहली वनस्पति खेर वनस्पति और दूसरी है ढाक। ध्यान रखिएगा, ढाक को पलाश के नाम से भी जाना जाता है, पलाश। प्रश्न पूछा गया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कि जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला ढाक ऑब्लिक पलाश को जंगल की ज्वाला कहा जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जब इस वृक्ष के फूल खिलते हैं तब दूर से देखने पर इनका रंग लाल होता है और लाल रंग सामान्यतः ऊर्जा की प्रतीक होता है। इसे दूर से देखने पर मानो इसके अंतर्गत आग लगी हुई, इस वजह से इसको जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का दूसरा भौतिक वन जिसका नाम माही बेसिन ऑब्लिक 56 बेसिन, माही बेसिन ये राजस्थान की सबसे उपजाऊ श्रेणी के अंतर्गत आती है। राजस्थान की माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले और धार जिले के निकट महंद झील से उद्गम होता बांसवाड़ा के खांदू ग्राम से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। जिस भूभाग से माही नदी राजस्थान में प्रवाहित होती है उसको कांठल प्रदेश की संज्ञा दी गई। इस वजह से माही नदी को कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा ऑब्लिक वागड़ प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत आता 56 का मैदान। ध्यान रखिएगा, 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ियां अलग है। राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों व 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान की संज्ञा दी। अगर प्रश्न पूछे 56 की पहाड़ियां, तो राजस्थान का बाड़मेर जिले के सिवाना कस्बे में 56 की पहाड़ियां पाई जाती है। इस भूभाग के अंतर्गत सर्वाधिक वनस्पति है, इस वनस्पति के अंदर खेर और ढाक की वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है और इसी ढाक का दूसरा नाम पलाश है, जिसे सामान्यतः जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो तीसरा पार्ट है, इसका तीसरा जो विभाजन है उसको बनास बेसिन की संज्ञा दी गई। पूर्वी मैदानी प्रदेश का तीसरा भाग, इसको 3 भागों में बांट रखा। पहला आपने पढ़ा था चंबल बेसिन, दूसरा माही बेसिन ऑब्लिक 56 बेसिन और तीसरा नाम इसका नाम बनास बेसिन। सामान्यतः बनास नदी द्वारा जो मैदानी उपजाऊ क्षेत्र है उस उपजाऊ क्षेत्र को बनास बेसिन की संज्ञा दी गई। ध्यान रहे, राजस्थान की नदियों में से बनास नदी सबसे महत्वपूर्ण आती है। इसको वन की आशा के उपनाम से भी जानते हैं, जिसका उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले और राजसमंद जिले में स्थित खमनोर की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता। चंबल, लूणी और बनास तीनों नदियां राजस्थान के 6 जिलों को कवर करने का कार्य करती है। बनास नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले के निकट खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। राजसमंद जिले में प्रवाहित होने के बाद चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा,
अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के निकट रामेश्वरम नामक स्थान के निकट जाकर के ये नदी चंबल में मिलने का कार्य करती है। ध्यान रहे, चंबल बेसिन, चंबल नदी द्वारा प्रवाहित जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको बनास बेसिन की संज्ञा दी गई है। इस नदी को वन की आशा के नाम से जानते हैं। पूर्णतया बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी जिसका नाम बनास नदी, जिसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की बनास नदी जिसका उद्गम स्थल भी राजस्थान और इसका अंतिम स्थल भी राजस्थान होने की वजह से पूर्णतया बहाव या अफवाह के दृष्टिकोण से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। रामेश्वर नाम स्थान पर जाकर के ये चंबल नदी मिलने का कार्य करती है। इसको वन की आशा के नाम से भी जानते हैं। चंबल बेसिन के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चंबल बेसिन के अंतर्गत बनास बेसिन के अंतर्गत यहाँ सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसका चंबल बेसिन का जो उत्तरी भाग है उसको मालपुरा करौली के मैदान की संज्ञा दी। चंबल बनास बेसिन का ऊपरी क्षेत्र है उसे मालपुरा करौली के मैदान की संज्ञा दी गई तथा बनास बेसिन का जो दक्षिणी भूभाग है उसको मेवाड़ मैदान की संज्ञा दी। मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ के मैदान की संज्ञा दी गई। चंबल बेसिन बनास बेसिन राजस्थान के राजसमंद और राजसमंद जगह पर देवगढ़ है। देवगढ़ के निकट इसका जो भाग है वो भाग ऊंचा व टीले नुमा है। राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे के निकट बनास नदी ऊंचाई लिए हुए वो टीले नुमा क्षेत्र है। उस ऊंचाई व टीले नुमा क्षेत्र को पीडमांट के मैदान की संज्ञा दी गई। पीडमांट का मैदान। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का तीसरा भौतिक विभाजन जिसका नाम बनास बेसिन, बनास नदी राजस्थान की सर्व प्रमुख नदियों में से एक है। इसे वन की आशा के नाम से भी जानते हैं। जिसका उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिला, राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है और अंत में जाकर सवाई माधोपुर के रामेश्वर नाम स्थान पर चंबल नदी मिलने का कार्य करती है। इस भूभाग के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। राजस्थान में सबसे उपजाऊ मृदाओं में से जलोढ़ मृदा का प्रमुख स्थान है। बनास नदी का जो उत्तरी भूभाग है उसको सामान्यतः मालपुरा करौली का मैदान और इसका जो दक्षिणतम मैदान है उसको मेवाड़ के मैदान की संज्ञा दी गई। राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ का निकट बनास नदी का जो ऊंचे टीलेनुमा क्षेत्र है उसको पीडमांट के मैदान की संज्ञा दी गई। दोस्तों, आज हमने राजस्थान के भौतिक विभाजन के पार्ट 3 जिसके अंतर्गत पूर्वी मैदानी प्रदेश का उल्लेख किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस हेतु कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।